नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत मध्य प्रदेश की खबर से कर रहे हैं, जहां पर इंदौर के लोगों के लिए एक बार फिर नाज करने की बात है। लगातार चौथी बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गुजरात का सूरत दूसरे, जबकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ आंका गया है। In the category of population of more than 1 lakh, इंदौर ने लगाया सफाई का चौका। भारत की सबसे साफ शहर का पुरस्कार जाता है एक बार फिर इंदौर को। इंदौर के लिए खुद पर नाज करने की घड़ी है। 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में ये देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। लगातार चौथे साल इसे ये खिताब मिला है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इंदौर से मैं कह रहा था भी चौका मारा, छक्का भी आपको मारना है। 2020 के इस स्वच्छ सर्वेक्षण में सूरत को दूसरा और नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। 40 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी गंगा के तट पर बसे शहरों में सबसे साफ माना गया है। 100 से अधिक शहरी निकायों वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य और 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड पहले नंबर पर आया है। 2018 में तीसरे स्थान पे थे, इस समय 2019 में प्रथम स्थान पे आए और जो 4396 शहर है, जिसमें 129 शहरों को पुरस्कार मिला, उसमें 14 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं और दूसरी बार हमको पुरस्कार मिला है और इस समय प्रथम स्थान पे आए हैं। तो मैं सभी हमारे नगर निगम के महापौर है, कमिश्नर हैं, सबको मैं बधाई देता हूं। नगरीय प्रशासन मंत्री भी हमारे साथ हैं, उनको भी बधाई देता हूं। सचिव महोदया भी हैं और पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले 2 राज्य यूपी और बिहार इस लिस्ट में पिछड़े दिख रहे हैं। सबसे स्वच्छ कैपिटल सिटी के लिस्ट में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल पहले नंबर पर है। जो नई दिल्ली एरिया को, जो धर्मेंद्र जी की एनडीएमसी को मिला है, वो वेल डिजर्व्ड है। और जो आप में से हम लोग जो भी हम यहाँ आते हैं, हमें साफ है कि इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट कैपिटल एरियाज, द एनडीएमसी लिमिट। बट दिल्ली की बाकी भी जो आबादी रहती है, वहां पे भी हमें इसको रेप्लिकेट करना है। ये अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण था, जो 28 दिन तक चला और इस दौरान 1,80,00,000 आम नागरिकों की राय ली गई। सरकार को उम्मीद है कि स्वच्छता के महत्व को लेकर आम लोगों में रुचि बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में जैसे जैसे ज्यादा लोग स्वच्छता के महत्व को समझेंगे, राज्यों और शहरों में भी स्वच्छता को लेकर कंपटीशन और बढ़ेगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब की बात करते हैं, जहां पर लगातार कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अब सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला ले लिया है। पंजाब में अब रोज शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही हफ्ते के आखिर में भी लॉकडाउन रहेगा। शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर कहीं भी ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर अब पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा सरकारी और निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ ही काम कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नए आदेशों की जानकारी देते हुए कहा कि अब बहुत हुआ, अब अर्थव्यवस्था को प्रभावित किए बिना सख्त कदम उठाने होंगे। ये आदेश 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर एक के बाद एक कई आपराधिक खबरें आ रही हैं और कुछ ऐसी खबरें हैं जो वाकई हिला देती हैं। आगरा से खबर आई, जहां पर एसएन अस्पताल में काम करने वाली जूनियर महिला डॉक्टर योगिता की हत्या के मामले में पुलिस ने डॉक्टर विवेक तिवारी को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर विवेक तिवारी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। उनका कहना है कि उसके डॉक्टर योगिता से 7 साल से रिश्ते थे। कहीं जाने के दौरान डॉक्टर योगिता से झगड़ा हो गया था और इसी दौरान उसने डॉक्टर योगिता की हत्या कर दी। अब इस मामले में नया मोड़ भी आ गया है। डॉक्टर ने गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकारी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर योगिता के शरीर में 4 गोलियां मिली हैं। डॉक्टर योगिता एसएन मेडिकल कॉलेज से एमडी कर रही थीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी हत्या भी हो सकती है। बुधवार की सुबह उनकी जख्मी बॉडी एक हाईवे के पास झाड़ियों में मिली। बाद में उनकी पहचान हुई।
योगिता के घर वालों ने उनके साथी डॉक्टर विवेक पे हत्या का शक जाहिर किया। ये जानकारी प्राप्त हुई कि डॉक्टर योगिता गौतम का दोस्त जो उनके साथ MBBS भी किया हुआ है, डॉक्टर विवेक तिवारी, जो आजकल जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, उनकी जान पहचान थी और फ़ोन पर डॉक्टर विवेक तिवारी के द्वारा पूर्व में कई बार धमकियां दी गई है। SN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर योगिता के साथी डॉक्टर्स ने उनकी याद में कैंडल्स जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उधर पुलिस की टीम ने जालौन से डॉक्टर विवेक को पकड़ लिया। इनकी जान पहचान विगत 5-7 सालों से थी। ये दोनों की संबंध अच्छे थे, शादी करना चाहते थे, परंतु इधर कुछ दिनों से दोनों के बीच में अनबन हुई, जिसके कारण डॉक्टर विवेक तिवारी जो उरई में जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, इसने डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या की प्लानिंग की और यहाँ आकर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने डॉक्टर विवेक का एक इकबालिया बयान भी जारी किया, जिसमें वो हत्या का जुर्म कबूल करते दिख रहे हैं। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया। यहाँ कातिल और मकतूल दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं। जिनका कत्ल हुआ वो डॉक्टर MD कर रही थीं, जिनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है वो सरकारी MBBS डॉक्टर हैं। क्या सिर्फ इतना हुआ कि कार में चलते चलते कुछ बहस हुई और एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर का कत्ल कर दिया? यह लड़की के लिए कत्ल करने वाले डॉक्टर के मन में नफरत की कुछ और भी वजह थीं। आगरा में नसीम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत देश में ऐसे कई गांव हैं जहां पर BSNL की इंटरनेट और वाईफाई सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ग्रामीणों को कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार की बात करें तो जहानाबाद में लगे नेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का NDTV ने जायजा लिया है। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये है काको प्रखंड क्षेत्र के अलगाना और एनवा गांव के घरों में वाईफाई का ऑप्टिकल फाइबर। ये यहाँ लगा जरूर है, पर इसका लाभ किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा। गांव में मिडिल स्कूल भी है और इसमें पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र और छात्राएं हैं। स्कूल ऑनलाइन वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेज देता है, पर इस गांव में BSNL जो इंटरनेट सुविधा देता है वो ऐसी हालत में है कि छात्र चाहकर भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। 60-65 घर का गांव है अलगाना, और यहाँ 2 लगा था BSNL का वाईफाई, लेकिन एक तो काफी पहले ही, करीब 6 महीना पहले ही खराब हो गया था, तो जो कॉन्ट्रैक्टर लगाया था वो लेकर गया था, लेकिन वापस लगा नहीं पाया फिर। और दूसरा आप देख रहे हैं कि 20-25 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इसका फायदा नहीं के बराबर बच्चों को। अलगाना गांव के लोगों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत वाईफाई शुरू किया गया। करीब 60 से 65 घरों वाले इस गांव में 2 ऑप्टिकल फाइबर लगाए गए थे। इनमें से एक तो कुछ ही दिनों बाद खराब हो गया, दूसरा चालू तो जरूर है, पर इसका फायदा किसी को नहीं मिल रहा। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हुई तो लोग निजी मोबाइल से ही इंटरनेट का फायदा उठा रहे हैं। वहीं इनवा गांव के लोगों ने बताया कि गांव में 5 ऑप्टिकल फाइबर लगाए गए हैं, जिसमें 3 खराब हैं, 2 चालू हैं, पर नेट कनेक्ट ही नहीं हो पाता। कभी कभी लोग इसका फायदा उठाते हैं, ज्यादातर कनेक्ट ही नहीं हो पाता, जिससे लोगों को परेशानी होती है। 4-5 घरों मतलब लगा हुआ है और वही नेटवर्क सा कभी कभी आता है, कभी भी चलता है, फिर बाकी समय तो नहीं चलता है। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत यह आती है कि पासवर्ड जो भी मिला है हम लोग को डालने के लिए वो डालते हैं तो पासवर्ड इनकरेक्ट बताता है और कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क बताता है, और कभी कभी मतलब कनेक्ट हो जाता है तो लिमिटेड बताता है और चलता नहीं, कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत चलता है। तो इधर उधर बच्चा लोग कोठा पे जाके कहीं इधर जाके उधर जाके मतलब जैसे तैसे करके पढ़ाई अपना धीरे करते हैं कंप्लीट। एनवा जैसे गांव के छात्र और ग्रामीणों का कहना है कि कुछ घर में कनेक्शन तो लिया गया, लेकिन फिर सब बंद हो गया। फिलहाल तो हमारे मतलब
जो ये में है नज़र में है तो 2 डिवाइसेस चालू हैं यहाँ पे। बाकी चालू होते हैं, बंद होते हैं, यही होते रहते हैं। ऐसे में क्या दिक्कत होती है? कनेक्ट रहता है, कुछ काम का चीज ही हम इंटरनेट पे देख रहे हैं या पढ़ाई का ही चीज कोई लड़का लोग देख रहा है, उससे क्या होता है कि देखते देखते अचानक से नेटवर्क चला जाता है। अब सबको इंतजार है कि आखिर ये सुविधा कब बहाल होगी, क्योंकि फिलहाल तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। जहानाबाद से कैमरामैन हबीब और मुकेश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 27 सीटों पर उपचुनाव के पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच राम भक्त बनने की होड़ लगी हुई है। राज्य के अखबारों में गुरुवार को जारी एक विज्ञापन ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस की ओर से अखबार में दिए गए विज्ञापन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को राम मंदिर की नींव रखने वाला बताया गया है। राजीव गांधी ने साकार की थी रामराज्य की कल्पना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की रखी थी नींव। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस जमकर राम भक्ति कर रही है। इससे पहले हनुमान चालीसा पाठ करवा चुकी है। पार्टी का कहना है वो राम राज्य चाहती है। राजीव जी ने मंदिर के ताले खुलवाए थे, कोर्ट के निर्देश पे खुलवाए थे। मैं मानता हूँ कि भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस बात की सहमति कोर्ट द्वारा या सहमति द्वारा अपने वक्तव्य में बताती थी, और आज भी हम अपनी चीज़ पे कायम है। भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो, भगवान राम की आस्था में कांग्रेस पार्टी का एक एक परिवारजन अपने आप को आत्मसात करता है। बीजेपी को कांग्रेस की राम भक्ति पर ऐतराज है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। यही तो एक अचंबा है कि विज्ञापन दे के बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं। राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा, और नहीं है तो हक कैसा। विज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है? हमने तो कभी विज्ञापन नहीं दिया। राम हमारे आराध्य हैं, रोम रोम में राम रमे हैं, और इसलिए इसके लिए विज्ञापन देना ही शक पैदा करता है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव हैं, सो राम नाम बड़ा है, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। आखिर चुनावी वैतरणी जो पार करनी है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।